एक ऐसा एक्सॉर्सिज्म केस जिसने कैथोलिक चर्च को एक्सॉर्सिज्म के हिस्ट्री में एक नया टर्म ऐड करने पर मजबूर कर दिया। आज तक चर्च पोसेशन और हॉन्टेड प्लेसेस जैसे केसेस देखता आया था, लेकिन इस केस में जो हुआ उसके लिए उनके पास कोई नाम ही नहीं था और इसीलिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ा। लेकिन वो टर्म क्या था और आखिर इस फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ था? एक फैमिली जिसने रातों रात अपना घर छोड़ दिया, सोचा शायद सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस चीज से वो भाग रहे थे वो उनके नए घर में पहुंचने से पहले ही वहां उनका इंतजार कर रही होती थी। हर नया घर एक नई जिंदगी नहीं बल्कि एक नए खौफ की शुरुआत बन चुका था। दिन गुजरते गए, डॉक्टर्स आए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, पैरासाइकोलॉजिस्ट ने महीनों तक इस केस को स्टडी किया, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था जो इस फैमिली को बचा सके। और फिर कैथोलिक चर्च ने वो फैसला लिया जो वो सिर्फ सबसे रेयर केसेस में लेती है, एक ऑफिशियल एक्सॉर्सिज्म। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वो था क्या जो इस फैमिली के साथ हर जगह पहुंच जाता था और क्यों उसने इसी फैमिली को अपना निशाना बनाया? यह है द पॉजनर फैमिली एक्सॉर्सिज्म केस। इस कहानी को शुरू करने से पहले ऐसे ही ट्रू हॉरर केसेस के लिए हमारे YouTube चैनल द हॉरिफिक वैली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये कहानी शुरू होती है जुलाई 1973 में सैन राफेल, कैलिफोर्निया। एक मोनेस्ट्री के बाहर एक जवान औरत अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसके साथ उसका हस्बैंड था और उसकी गोद में सिर्फ 1 साल का बच्चा। उस औरत का नाम था एना पॉजनर। मोनेस्ट्री की हेड नन सिस्टर डॉलरस उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। एना ने उन्हें बताया कि पिछले कई महीनों से उनकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। सिस्टर डॉलरस ने पहले उन्हें तसल्ली दी और कहा कि उन्हें गॉड पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन एना का जवाब सुनकर सिस्टर डॉलरस भी कुछ पल के लिए खामोश हो गई। हमें सिर्फ भरोसा नहीं चाहिए सिस्टर, हमें वाकई गॉड की हेल्प की जरूरत है। उस एक सेंटेंस ने सब कुछ बदल दिया। सिस्टर डॉलरस समझ गई कि ये कोई आम फैमिली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक नॉर्मल फैमिली गॉड से सीधी मदद मांगने पर मजबूर हो गई। इसका जवाब जानने के लिए हमें वक्त को 14 महीने पीछे ले जाना होगा। मई का महीना था और साल था 1972। कैलिफोर्निया के पैसिफिका एरिया में एना पॉजनर और उसके हस्बैंड डेविड पॉजनर अपने न्यूबॉर्न बेबी मार्क के साथ एक छोटे से ड्यूप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते थे। दोनों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। डेविड एक हार्ड वर्किंग मैकेनिक थे जो यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए काम करते थे। एना अपने छोटे से बेटे मार्क की देखभाल किया करती थी। एक आम फैमिली, आम सपने और एक आम जिंदगी। लेकिन 27 मई 1972 की रात सब कुछ बदल गया। उस रात घर के अंदर अजीब सी आवाजें आने शुरू हुई। कभी लगता जैसे कोई चल रहा हो, कभी किसी चीज के हिलने की आवाज। एना और डेविड ने पहले इन बातों को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लगा कि नया बच्चा है, नींद पूरी नहीं हो रही, शायद थकान की वजह से उन्हें ये सब कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन अगले कुछ दिनों में ये सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रहा। कभी वो घर का मेन डोर लॉक करके सोते, सुबह उठते तो दरवाजा अपने आप खुला मिलता। कभी बाथरूम का टैप बिना किसी वजह खुद ब खुद चल पड़ता। डेविड हर चीज को लॉजिकली समझना चाहता था। उसने लॉक्स चेक किए, पाइप्स चेक किए, हर मुमकिन एक्सप्लेनेशन ढूंढी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। और फिर एक रात एना ने वो आवाज सुनी जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल के रख दी। एक औरत जो बहुत दर्द के साथ रो रही थी। आवाज इतनी साफ थी जैसे वो इसी घर के किसी कमरे में बैठी हो। एना ने हिम्मत करके पूरा घर देखना शुरू किया। किचन, बाथरूम, बेडरूम, लेकिन कहीं पर भी कोई था ही नहीं। पूरा घर बिल्कुल खाली था। एना ने खुद को समझाया कि शायद उसका वहम है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसके पेरेंट्स और फैमिली उनके घर आए, तब वही रोने की आवाज सबने एक साथ सुनी।
अब ये सिर्फ ऐना का वहम नहीं था। आवाज का सोर्स ढूंढते हुए ऐना की नजर ऊपर वाले कमरे की खिड़की पर पड़ती है। उसे लगा जैसे कोई औरत वहां खड़ी हो। उसने तुरंत अपनी माँ को बुलाया और उसकी माँ ने भी उसी डायरेक्शन में देखा और उनका कहना था कि उन्होंने भी एक उदास औरत जैसी शक्ल देखी और अगले ही पल वो वहां से गायब हो गई। अब तक इस फैमिली को सिर्फ इतना पता था कि उनके घर में कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ था। डर और टेंशन बढ़ने लगी। ऐना के पेरेंट्स उसके घर से करीब 2 मील दूर सैन ब्रूनो में रहते थे। ऐना के पेरेंट्स ने कहा कि कुछ दिन के लिए हमारे घर आ जाओ, शायद एनवायरनमेंट चेंज हो तो सब कुछ ठीक हो जाए। ऐना और डेविड को भी लगा कि शायद यही सही डिसीजन है। अगर प्रॉब्लम घर में है तो घर बदलने से सब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्रॉब्लम उस घर में थी ही नहीं। ऐना और डेविड को पूरा यकीन था कि पुराना अपार्टमेंट ही उनकी सारी परेशानियों की वजह था। इसीलिए जब वो ऐना के पेरेंट्स के घर आ गए तो उन्होंने सोचा कि अब सब ठीक हो चुका है। लेकिन कभी कभी हम जिस चीज से भागते हैं वो हमसे पहले ही हमारी मंजिल पर पहुंच चुकी होती है। शुरू के 1-2 दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। ना कोई अजीब आवाज, ना कोई रोने की सदा, ना ही कोई डर। ऐना को लगा शायद उनका बुरा वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन एक रात जब पूरा घर सो रहा था, ऐना अचानक नींद से जाग जाती है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में वो अकेली नहीं है। आंखें खुली थी लेकिन कमरा बिल्कुल अंधेरा था और उस अंधेरे में एक अजीब सा डर हवा में चारों ओर घुला हुआ था कि अचानक ऐना को ऐसा फील होता है जैसे उसका गला कोई जोर से दबा रहा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर उसके हलक से एक आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी। उसने डेविड को जगाना चाहा बट वो जितना हिलने की कोशिश करती फोर्स उतना ही बढ़ता जा रहा था कि तभी ऐना को कोई चीज बेड से खींचने लगती है। ऐना को लगा कि जैसे ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। ऐना जब बेड से नीचे गिर गई तो एक अननोन फोर्स ने उसे उसके बालों से पकड़कर घसीटते हुए हॉलवे तक ले जाकर छोड़ दिया। सडनली वो फोर्स गायब हो गई और घर पूरी तरह शांत हो गया। ऐना की भयानक चीखें सुनकर सारे घर वाले हॉलवे में आ गए और ऐना को वहां बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ पाया। उस रात के बाद फैमिली ने नोटिस किया कि घर में छोटी छोटी चीजें अचानक अपनी जगह से गायब होने लगी। कभी किचन का कोई सामान, कभी बेडरूम की कोई चीज, और फिर वही चीज कुछ घंटों बाद बिल्कुल अलग जगह मिलती, ऐसी जगह जहां किसी ने रखी ही नहीं थी। उस घर में रहने और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करने के बीच कुछ खास अंतर नहीं बचा था। एक रात हॉल में लगी हुई फैमिली फोटो अचानक गिर के टूट जाती है। जब ऐना ने टूटे हुए कांच को साफ करते वक्त उस फोटो की ओर देखा तो उसने बहुत जोर की चीख मारी। उसने देखा कि उस फोटो में बाकी सब तो बिल्कुल ठीक था, मगर उसके बेटे मार्क का फेस पूरी तरह स्क्रैच्ड था, मानो किसी चीज ने जानबूझकर उस छोटे से बच्चे के फेस को स्क्रैच कर दिया हो। इस इंसिडेंट के बाद फैमिली मेंबर्स को मार्क की चिंता खाई जाने लगी कि कहीं उनके बच्चे को कोई चीज टारगेट तो नहीं कर रही। डेविड अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने घर का एक एक कोना चेक किया, खिड़कियां, दरवाजे, स्टोर रूम, यहां तक कि उसने सोचा शायद कोई आदमी छुप कर घर में घुस रहा हो, लेकिन हर बार उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। डेविड का भाई, जो कि एक सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल चीजों में काफी बिलीव करता था, उसने अपने डैड को स्पिरिट या वो जो भी चीज थी उससे कम्युनिकेट करने के लिए कन्विंस किया। डेविड के भाई और उसके डैड ने डेविड के पुराने घर में किचन में पेंसिल्स और एक पेपर रख दिया और उस सुपर नेचुरल फोर्स से कम्युनिकेट करने की रिक्वेस्ट की और डोर क्लोज करके वहां से चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने पेपर पर कुछ लिखा हुआ पाया। वो मैसेज था, ही चाइल्ड डाई, बेबी बैक, बेबी स्टे। ये सब देखकर मानो इस फैमिली में मातम सा छा गया। अब घर का माहौल बदलने लगा था।
जो फैमिली पहले साथ बैठकर हंसती थी, अब रात होते ही हर आवाज से घबरा जाती थी। मार्क, जो भी बहुत छोटा था, कभी कभी बिना किसी वजह के जोर जोर से रोने लग जाता था। और अजीब बात यह थी कि वो घर के सिर्फ एक ही हिस्से की तरफ देखकर रोता था। एना की माँ, जो पहले इन बातों पर कभी भी यकीन नहीं करती थी, अब उन्होंने भी माना कि घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। लेकिन आखिर क्या? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। अब पूरी तरह से हेल्पलेस डेविड सिर्फ अपनी फैमिली को बचाना चाहता था। उसने एक जवाब ढूंढने के लिए hundreds of dollars खर्च कर दिए। डेविड ने एक ऐसी औरत से बात की जो कि साइकिक एबिलिटीज होने का दावा करती थी। उस औरत ने डेविड को एक रिचुअल बताया जिससे पता लगाया जा सकता था कि वो फोर्स जो उसकी फैमिली के पीछे पड़ी थी, क्या वो इविल है। उस औरत ने डेविड से मार्क के क्रिप के अराउंड एक रोप से सर्कल बनाने को कहा और उस सर्कल में एक क्रॉस और एक बाइबल रखने को कहा। अगर वो क्रॉस और बाइबल उस सर्कल के अंदर रहते हैं तो उसका मतलब है कि वो फोर्स इविल नहीं है। जब डेविड और एना ने ये परफॉर्म किया तो शुरुआत में तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही डेविड ने उस साइकिक को कॉल करने की कोशिश की, एना ने देखा कि सर्कल के अंदर ना तो वो क्रॉस था और ना ही बाइबल। इनफैक्ट एना और डेविड ने उस बाइबल को अपने ही घर में जलता हुआ पाया। एना ये देखकर इतना डर गई कि उसने डेविड को आगे उस साइकिक से कोई बात नहीं करने दी। डेविड ने फैसला किया कि अब सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा, सच का पता लगाना ही होगा। और इसी तलाश में उसने उन लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया जो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करते थे। कुछ लोगों ने कहा ये सिर्फ स्ट्रेस है, कुछ ने कहा पुराने घरों में ऐसा होता है, और कुछ इसे कुछ और ही मानने लगे थे। लेकिन जितनी मदद मिलने की उम्मीद थी, उतने ही नए सवाल सामने आने लगे। और पॉजनर फैमिली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उनके घर में सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स ही नहीं, बल्कि पूरे अमेरिका के कुछ मशहूर रिसर्चर्स भी आने वाले थे। क्या उन रिसर्चर्स को कोई जवाब मिला, या फिर उन्होंने भी वही देखा जिसने इस केस को हमेशा के लिए हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया? पोजनर फैमिली की जिंदगी अब सिर्फ अजीब वाकयात का सिलसिला नहीं रही थी। अब उनके घर में जो कुछ हो रहा था उसे वेरीफाई करने के लिए 2 रिसर्चर्स खुद आ चुके थे। एक तरफ थे डॉक्टर ली सैनेला और दूसरी तरफ डॉक्टर फ्रेडा मॉरिस। इन दोनों ने सिर्फ फैमिली की कहानी सुनकर यकीन नहीं किया। उन्होंने फैसला किया अगर सच है तो हम अपनी आंखों से देखेंगे। और फिर जो कुछ उन्होंने रिपोर्ट किया वो उनकी जिंदगी का भी सबसे डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस बन गया। कई रातों तक इन्वेस्टिगेटर्स पॉजनर फैमिली के साथ उनके घर में रहते रहे। हर आवाज, हर मूवमेंट, हर इंसिडेंट को नोट किया जा रहा था। उनका मकसद सिर्फ एक था, क्या इस सब के पीछे कोई नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, या क्या वाकई कोई ऐसी ताकत काम कर रही थी जिसे साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। एक इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक एना के साइड के टेबल पर रखा हुआ टेलीफोन अचानक खुद ब खुद हवा में उठ गया और अगले ही लम्हे वो सीधा एना के सर पे एक जोरदार अनरियल फोर्स से जा लगता है। फोन इतनी जोर से लगा था कि एना दर्द से चीख उठी। एना के सर से खतरनाक ब्लीडिंग शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सब डॉक्यूमेंट किया, मगर सबसे खौफनाक फेज अभी बाकी था। अचानक घर में आग लगने लगी, लेकिन ऐसी आग जिसकी कोई वजह नजर ही नहीं आती थी। कभी कर्टन्स जल उठते, कभी टॉवल्स, कभी बेडशीट्स, कभी कपड़े, और कभी बिल्कुल रैंडम चीजें। सबसे अजीब बात, ना कोई कैंडल, ना कोई सिगरेट, ना कोई मैच स्टिक। बस एक लम्हे सब नॉर्मल होता था और अगले ही लम्हे आग चारों तरफ फैली हुई होती थी। इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए। डॉक्टर ली सैनेला ने बाद में क्लेम किया कि एक फायर बुझते वक्त उनका अपना हाथ जल गया था। डेविड के फादर भी मदद करते वक्त बर्न हो गए थे। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं रहा था, उनके मुताबिक सिचुएशन डेंजरस बन चुकी थी। लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा था?
डॉक्टर फ्रेडा मॉरिस ने इस केस को डिस्क्राइब किया रिकरेंट स्पॉन्टेनियस साइकोकिनेसिस के नाम से, यानी RSPK। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसी फोर्स जो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती थी। सिंपल अल्फाज में उनका मानना था कि कोई इनविजिबल एनर्जी घर के एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही थी। डॉक्टर सैनेला ने बाद में एक अजीब बात कही, एनर्जी खुद बुरी या अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर उससे कनेक्शन बन जाए तो फिर कई सारी मुश्किलें आपकी मेहमान बन सकती हैं। लेकिन उनके पास एक प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर पा रहे थे, उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। उनके पास इन सब प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं था। और फिर जो टारगेट बना उसने सबको हिला कर रख दिया। सबसे छोटा बच्चा बेबी मार्क। एक रात इन्वेस्टिगेटर्स ने रिपोर्ट किया कि उसका ब्लैंकेट उसके सर के अराउंड इतनी मजबूती से लिपटा हुआ था कि अगर वक्त पर नोटिस ना होता तो नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास सवाल ही सवाल थे, जवाब एक भी नहीं। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने पॉजनर फैमिली को तोड़ कर रख दिया। एना को अचानक बेबी मार्क के रूम से कुछ जलने की स्मेल आई। उसने भागकर दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो हर पेरेंट का नाइटमेयर था। बेबी का क्रिब चारों तरफ से आग में लिपटा हुआ था। एना ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए मार्क को गोद में उठा लिया। डेविड दौड़ते हुए अंदर आया और किसी तरह उन लोगों ने आग को बुझाया। उस दिन उस फैमिली को पहली बार लगा कि शायद अब बात सिर्फ पैरानॉर्मल एक्टिविटी तक सीमित नहीं रही, अब उनके बच्चे की जान भी खतरे में थी। साइंस फेल हो चुकी थी, इन्वेस्टिगेटर्स भी कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे थे। तो फैमिली ने आखिरी उम्मीद की तरफ रुख किया, रिलीजन। एना और उसकी मदर रोज दुआ करने लगी। डेविड, जो कि जूइश बैकग्राउंड से था, कभी कभी उनके साथ प्रेयर्स में शामिल होता था। लेकिन फैमिली का दावा था कि जितनी ज्यादा प्रेयर्स होती गईं, उतनी ही ज्यादा इंसिडेंट्स भी बढ़ते गए। और सबसे अजीब बात और हैरान करने वाली भी कि अब रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स भी टारगेट बनने लगे थे। वॉल पर लगा क्रूसिफिक्स खुद ब खुद मुड़ने लगा था। जी हाँ, जिसका मतलब होता है डेविल्स क्रॉस। रिलीजियस स्टैचूज डैमेज मिलती थी, क्रॉसेस मेल्ट हुए नजर आते थे। डेविड का जूइश मेसूजा जल गया था। एना का क्रॉस इतना गर्म हो गया था कि उसे छूना मुश्किल था। यहां तक कि जीसस का एक स्टैचू, उसमें जीसस के पैर टूटे हुए मिले। लेकिन एक इंसिडेंट बाकी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था। फैमिली के मुताबिक बेबी मार्क के गले की क्रूसिफिक्स चेन ऐसी जगह उलझ गई जहां उसका पहुंचना भी मुश्किल लगता था। वो क्रूसिफिक्स चेन बेबी मार्क के जेनिटल्स के अराउंड बहुत ज्यादा टाइटली जकड़ी हुई हालत में पाई गई। उन्हें लगने लगा कि वो जो भी चीज थी उसका असली निशाना उनका बच्चा था। अब जब घर की प्रेयर से कोई फायदा नहीं हुआ और परेशानियां बढ़ती ही चली गई, तो फाइनली चर्च को बुलाया गया। एक प्रीस्ट और एक डीकन दोनों ने फैमिली के पुराने अपार्टमेंट का इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्शन के दौरान डीकन ने रिपोर्ट किया कि स्टार ऑफ डेविड बना हुआ एक पेपर स्टोव पे जल रहा था। लेकिन यहां से ये केस एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेता है। जब चर्च के हाथ कुछ भी नहीं लगा और इस इंस्पेक्शन में चर्च पूरी तरह से नाकाम हो गई, तो चर्च ने फैमिली की बातों पर भरोसा करने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने पुलिस को कांटेक्ट कर दिया। उनका शक था कि शायद ये सब घर का ही कोई मेंबर कर रहा है। पुलिस ने सर्वाइलेंस लगाया, इन्वेस्टिगेशन की गई और फ्रॉड ढूंढने की कोशिश हुई, मगर किसी को भी इंसिडेंट्स क्रिएट करते हुए नहीं देखा गया। फिर भी सस्पिशन खत्म नहीं हुआ था। बाद में जब एक बार एना मेडिसिन लेने अपने पुराने अपार्टमेंट गई, उसने देखा कि फर्नीचर और रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। डर के मारे उसने सब कुछ वापस अरेंज कर दिया, लेकिन इस वजह से पुलिस को उन ऑब्जेक्ट्स पर एना के फिंगरप्रिंट्स मिल गए और शक और भी गहरा हो गया। चर्च और पुलिस दोनों ने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और पॉजनर फैमिली को महसूस हुआ कि जिन लोगों से उन्हें मदद की उम्मीद थी, उन्होंने ही उन्हें झूठा समझ लिया। अब वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे।
इसी बीच एक प्रेस्बिटेरियन मिनिस्टर उनसे मिलने आते हैं। उसने उन पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, बस उनके साथ बैठकर प्रेयर की और कुछ वक्त के लिए सब कुछ शांत हो गया। फैमिली ने सोचा कि शायद नाइटमेयर खत्म हो चुका था। उन्होंने नया घर ले लिया दिल्ली सिटी, जहां पर एक 3 BHK बंगलों में एक नई शुरुआत हुई। लेकिन कभी कभी जगह बदलने से मुसीबत पीछा नहीं छोड़ती। स्प्रिंग 1973 एक्टिविटी वापस आ गई, और इस बार और भी ज्यादा पर्सनल। एक शाम एना ने पूरे फैमिली के लिए डिनर बनाया था। टेबल सेट था, प्लेट्स रेडी थी और ड्रिंक्स भी रेडी थी। वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए किचन से बाहर गई। जब वो वापस आई तो टेबल बिल्कुल खाली था। खाना गायब हो चुका था। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, कोई अंदर भी नहीं आया। फिर खाना आखिर गया कहाँ? डेविड हमेशा लॉजिक पर यकीन करता था, लेकिन अब उसके पास लॉजिक कम और सवाल ज्यादा थे। पॉजनर फैमिली को लगने लगा कि चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जो भी उनका पीछा कर रहा था वो कभी पीछा छोड़ने वाला ही नहीं था। जाहिर सी बात थी, 1 साल गुजर चुका था और इस साल में पॉजनर फैमिली ने हर मुमकिन कोशिश करके देख ली थी। डॉक्टर्स, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पुलिस, चर्चेस, प्रेयर्स, घर बदलना, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पॉजनर फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी और आखिरकार वो उसी जगह पहुंचे जहां से हमने इस कहानी की शुरुआत की थी, सिस्टर डॉलरस के पास। लेकिन सवाल ये था कि क्या सिस्टर डॉलरस वाकई उनकी मदद कर पाएंगी? क्या कैथोलिक चर्च आखिरकार पॉजनर फैमिली पर यकीन करेगा, या फिर वो भी बाकी सबकी तरह उन्हें अकेला छोड़ देगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 को जल्द से जल्द देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और द हॉरिफिक वैली को सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बी सेफ एंड गुड बाय।